दोस्तों, जब भी ये किताब पढ़ता हूँ ना कुछ इस किताब में ऐसा मिल ही जाता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ कि भाई स्टीफन हॉकिंग साहब की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में एक ऐसा फैक्ट मिला, एक ऐसा तथ्य मिला, कुछ ऐसी बातें मिली। मैंने कहा बच्चों को तो बतानी पड़ेगी, उन तक तो ये बात पहुँचानी पड़ेगी। बहुत ही रोचक सी किताब है कि इसको मैं काफ़ी पढ़ता हूँ। मैं इस किताब को तुम बच्चों के साथ बुक रीडिंग सेशन में भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसको जब मैं अकेले में भी पढ़ता हूँ तो भी मुझे बड़ा मजा आता है। जैसे अभी मैं पेज नंबर 75 पे हूँ, हॉट बिग बैंग मॉडल के बारे में मैं पढ़ रहा था। कुछ मेरे को ऐसी चीज़ें मिली जो मैं सोचा क्यों ना एक छोटे से वीडियो में तुमको बता दूं। वैसे भी ऐसे 2-3 वीडियो मैं पहले कर चुका हूं जो तुमको यहाँ मिल जाएंगे, तो तुम उन वीडियोस को भी देख सकते हो। बुक रीड जब करता हूँ उसके जो एक्सर्प्ट्स होते हैं ना वो कुछ बताता हूँ। तो आज अपन कुछ बात करने वाले हैं गैलेक्सीज के बारे में। भाई बिग बैंग तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो ब्रह्मांड है उसमें हुआ क्या और क्या रही थी टाइम स्केल अगर मैं देखूँ तो देखिए क्या कहते हैं स्टीफन हॉकिंग साहब। करें चालू। ये कहते हैं भाई हॉट बिग बैंग मॉडल जो है वो ये प्रिडिक्ट करता है कि भाई जो रेडिएशन हुआ था उस वक्त अभी भी वो रेडिएशन हमको मिलना चाहिए। तो हुआ था ऐसा दोस्तों कि पेंजियाज एंड विल्सन नाम के दो इंसान हैं, इंजीनियर थे। तो 1965 में उन्होंने एक रडार सिस्टम बनाया था जिसने उस पर्टिकुलर रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया था। शुरुआत में तो लगा था कि भाई कोई नॉइज है, एक्चुअली ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी मानी जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा टाइम पेंजियाज एंड विल्सन का और उनकी टीम का इसमें चला गया था कि इस नॉइज को कैसे हटाएं। उनने तो ये रिकग्नाइज भी नहीं किया था कि ये नॉइज नहीं है, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का सिग्नल आ रहा है जो ये बता रहा है कि भाई बिग बैंग हुआ था। लेकिन जब उनके बात पता चली तो उसके बाद उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ओके, तो होता यह है भाई, तो कहते हैं स्टीफन हॉकिंग साहब कि हमें देयरफॉर थोरोली कॉन्फिडेंट हैं हम दैट वी हैव द राइट पिक्चर एटलीस्ट बैक टू अबाउट 1 सेकेंड आफ्टर द बिग बैंग। यानी ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिस्कवरी हुई थी, इससे हमें बिग बैंग के बाद के 1 सेकेंड तक की जो पिक्चर है वो काफी क्लियर है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर तुम पिछले वीडियोस को जाके देखोगे तो वहां पे अपने देखा था कि जब बिग बैंग शुरू हुआ था, एकदम बिग बैंग की शुरुआत में टेम्परेचर था 10,000 मिलियन डिग्रीज, फिर कहते हैं टेम्परेचर हो गया था 1000 मिलियन डिग्रीज। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी, इतना ज्यादा टेम्परेचर था, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सुपर क्रिटिकल रही होगी। ओके, विद इन ओनली फ्यू आवर्स ऑफ द बिग बैंग, यानी बस बिग बैंग होने के कुछ घंटों बाद से क्या रहा होगा, प्रोडक्शन ऑफ हीलियम और दूसरे जो एलिमेंट थे वुड हैव स्टॉप्ड। तो हीलियम और बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्शन रुक गया होगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट मिलियन ईयर्स, यानी अगले कुछ लाखों सालों तक यूनिवर्स सिर्फ एक्सपेंड होता गया और उसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो एक बड़ी बात है, वो ये कि यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है इट इज रिलेटेड टू द कूलिंग डाउन ऑल्सो। यानी एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो कहते हैं हॉकिंग साहब कि जब टेम्परेचर कम होते होते कुछ 1000 डिग्री पे आ गया, 10,000 मिलियन से 1000 मिलियन और 1000 मिलियन से कुछ 1000 डिग्री पे जब टेम्परेचर आ गया तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई जो हैं वो एटम बनाने लग गए एंड दे वुड हैव स्टार्टेड कंबाइनिंग टू फॉर्म एटम्स। तो क्या बात यहीं आके रुक जाती है? नहीं दोस्तों, देखो क्या कहते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे रीजन थे जहां पे जो डेंसिटी थी, जब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था तो कुछ ऐसे रीजन थे जहां पे जो डेंसिटी थी वो थोड़ी सी एवरेज से ज्यादा थी। तो क्या हुआ होगा भी अगर डेंसिटी ज्यादा थी एवरेज से? तो हुआ ये कि वहां पे एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा धीरे पड़ गया होगा। एक्सपेंशन जब धीरे पड़ा होगा तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ने अपना जोर लगाया होगा। इवेंचुअली एक्सपेंशन हुआ स्टॉप उन रीजन्स में और वहां पे चालू हो गया रिकोलैप्स। देन क्या रिकोलैप्स हुआ होगा तो क्या फिर सब कुछ वापस टकरा गया होगा? क्या फिर से वहां पे कोई बड़ा एक्सप्लोजन, बम बम बिग बैंग फिर से हो गया होगा? देखिए भाई, as they were collapsing the gravitational pull of matter outside these regions might start them rotating slightly। तो हुआ ये कि जब ग्रेविटेशनल रिकोलैप्स होने लगा कुछ मैटर का इन दिस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, तो वहां पे एक फिनोमेना ऐसा हुआ कि वो जो रिकोलैप्सिंग मैटर था आजू बाजू के मैटर के कारण उसमें एक रोटेशन आ गया, वो घूमने भी लग गया और कोलैप्स भी होने लग गया। यहां पे मेरे को लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग अपने को मिलने वाला है। As the collapsing region got smaller, it would spin faster। यहां पे बात आ गई दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की
कि भाई जो स्केटिंग कर रहे होते हैं ना, जब वो ओलंपिक्स में होता है ना, वो एक फिगर स्केटिंग होती है, तो जब वो फिगर स्केटिंग वाले होते हैं वो जब खूब तेज घूमना चाहते हैं तो अपने आप को पास में ले आते हैं, और जब धीरे होना चाहते हैं तो अपने हाथ खोल देते हैं। तो जिस तरीके से वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं, उसी तरीके से जब जो मैटर है वो धीरे धीरे कोलैप्स होकर पास आने लगा, रीजन जो छोटा होने लगा, तो स्पीड घूमने की तेज होने लगी। क्योंकि जस्ट एज स्केटर्स स्पिनिंग ऑन द आइस स्पिन फास्टर एज दे ड्रो इन देयर आर्म्स। तो जिस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, वही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में जब कोलैप्स होना चालू हुआ गैसेस का, तो वो जो प्रोसेस था उसके अंदर स्पिनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या? इवेंचुअली व्हेन द रीजन गॉट स्मॉल इनफ, it would be spinning fast enough to balance the attraction of gravity. In this way, disk-like rotating galaxies were born. तो दोस्तों इस तरीके से गैलेक्सीज बनी। यानी क्या गैलेक्सीज के बनने का प्रोसेस वेल डिफाइंड था? नहीं। क्या प्रोबेबिलिस्टिक था? हाँ। क्या गैलेक्सी किधर बनेगी ये पहले से डिटेक्ट हो सकता था? नहीं। लेकिन डेंसिटी का वेरिएशन जो था उस पर डिपेंडेंट था? हाँ। यानी जो बिग बैंग हुआ, अगर वो परफेक्टली यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता, अगर उसमें कोई भी ग्लिच नहीं हुआ होता, तो इसका मतलब है कि कभी भी गैलेक्सीज बन ही नहीं पाती। यानी यहां पे जो थोड़ा सा इम्परफेक्शन रह गया डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, मास के डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके कारण हमें गैलेक्सीज मिली। अब गैलेक्सीज जो बन गई हैं, तो गैलेक्सीज के अंदर, क्योंकि जब मैं बात करता हूं ना गैलेक्सी की, तो दोस्तों मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना, उसका जो डायमीटर में मानूं अगर, है ना, एंड से एंड का मानूं, जो सबसे बड़े वाली लेंथ है उस पर अगर मैं मानूं एंड से एंड, तो वह तकरीबन 1,00,000 लाइट ईयर ये डिस्टेंस है। 1,00,000 लाइट ईयर। तो इतनी बड़ी अगर गैलेक्सी है, तो क्या उसके अंदर डेंसिटी जो है वो वेरी नहीं कर सकती? क्या वो यूनिफॉर्म रहेगी? अगर वो यूनिफॉर्म रहेगी तो क्या होगा भाई? यूनिफॉर्म रहेगी तो क्या होगा? नथिंग विल हैपन। उसके अंदर जो मैटर है घूमता रहेगा। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स में डेंसिटी में कुछ गैप आया तो मुझे गैलेक्सीज मिल गई। अगर गैलेक्सीज में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई तो मुझे क्या मिलेगा? दिमाग में तुम्हारे आंसर आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब जब थोड़ा आगे पढ़ूंगा तो जरूर कुछ ना कुछ इस पे मिलेगा, और जब इस पे मिलेगा तो मैं फिर से आके तुमसे बातें करूंगा। सो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। मिलते रहेंगे बुक रीडिंग एक्सर्ट्स में। अपन पढ़ रहे हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बाय स्टीफन हॉकिंग। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।